नमस्कार, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 2 या 3 दिन पहले आया है आईएसएस इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट आया है। उसी की सीरीज़ हम लेके आए हैं कि इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें, क्या रणनीति बनाएं। तो उसी के बीच में आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौशीन मुशर्रफ है और मैं अभी दिल्ली से यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ। मैम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही है। तो मैम अभी आपका किस पोस्ट पे चयन हुआ है? मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। जी। तो मैम का सिलेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर पे हुआ है, जो ये पोस्ट है मैम ने इसको हासिल किया। तो मैम जो आईएसएस का एग्ज़ाम होता है, जैसे इसका भी थोड़ा सा पहले हम लोग पैटर्न पे बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यूपीएससी मतलब सिर्फ आईएएस, लेकिन ये भी रैंक आईएएस के ही बराबर की है। तो थोड़ा सा मैम ये बताइए कि आईएसएस का एग्ज़ाम ये क्या होता है? ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है, हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं और इसके लिए ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक पेपर चाहिए होता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हो स्टैटिस्टिक्स से। और इसमें जो है 6 पेपर्स रिटन में होते हैं और 200 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो रिटन में 6 पेपर्स में से ये 3 दिन का एग्ज़ाम होता है, जो है 2 मीटिंग में होता है। 3 दिन में 6 पेपर्स होते हैं इसके। तो फर्स्ट डे इसमें पहला पेपर इंग्लिश का होता है और फिर जीएस का होता है सेकेंड मीटिंग में। ये दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं और क्वालिफाइंग होते हैं। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं किया तो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। देन सेकेंड डे 2 पेपर स्टैटिस्टिक्स से होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एंड थर्ड डे 2 पेपर स्टैटिस्टिक्स के ही होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के चारों पेपर्स 200 मार्क्स के होते हैं और इंग्लिश और जीएस के पेपर्स 100 मार्क्स के होते हैं। और देन फिर अगर इस पर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल आती है जो 200 मार्क्स का होता है। जी। जैसा कि मैम ने बताया कि ये एग्ज़ाम सेम आईएएस पैटर्न पे ही, इसके भी जीएस के जैसे 4 पेपर होते हैं उसी ही तरह है, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट भी सेम वही है। लेकिन इसको बोलते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस बोलते हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट पे चयन हुआ मैम का। तो मैम उसके लिए चैनल की तरफ से आपको बधाई। तो मैम अभी हम लोग ये जानेंगे कि मैम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, शायद इस आईएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने अभी किसी चैनल पे नहीं देखा कि इसका इंटरव्यू हुआ हो। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मैम, तो वो कैसे तैयारी करें? इसका प्रिपरेशन मैंने एमएससी के साथ ही स्टार्ट कर दिया था, और एमएससी कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल का जो गैप लिया 2018 में, उसमें मैंने इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके 18 में मैं अपियर हुई थी, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम पर। तो इसके लिए तो मैंने जो फॉलो किया स्ट्रैटेजी वो ये थी मेरी कि एमएससी की जो नोट्स थी मेरी वो फॉलो किया। उसके साथ साथ जो है एनपीटीईएल एक साइट है जिस पर जो है वीडियो लेक्चर्स और जो है टेक्स्ट में भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो उन लेक्चर्स को मैंने फॉलो किया था कुछ पेपर्स के लिए, कुछ टॉपिक्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के, उसके लिए। और जीएस और इंग्लिश में मैंने न्यूज़पेपर, इंग्लिश के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया, जिससे मेरी जीएस में भी काफ़ी हेल्प हुई, और इंग्लिश के ऐसे एक टॉपिक के लिए पेपर से बहुत हेल्प मिलती है। और जीएस के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी 6 to 12 की, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो किया था। तो मैम पॉलिटी की जो भूमिका यूपीएससी जो आईएएस वाले में एग्ज़ाम में है, सेम इसमें भी वही रोल है? हाँ सर, इसमें जो है पॉलिटी के 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि करंट और जो है करंट से रिलेटेड ही होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस इसके। और इसमें इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी आते हैं। तो ये चारों सेक्शन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जीएस के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और जो है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ा दिक्कत होती, तो मैं इकोनॉमिक्स पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी थी। तो मैम जैसे अभी इस एग्ज़ाम में आपका कौन सा रैंक था? मेरा इसमें 6th रैंक आया है। 6 रैंक था अभी। तो मैम जैसे बच्चों में ये रहता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए या कॉन्सेप्ट के काम किया जाए, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए सर, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर का नेचर भी जब अभी जो आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से पेपर, उसका नेचर ऐसा नहीं है कि आप रट लेंगे और आपको क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा ये एग्ज़ाम। और उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट में भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने कितने घंटे पढ़ने की बात करी है, तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि कौन कितने घंटे पढ़ के। बस ये है कि जो है मैं डेली का टारगेट रखती थी कि मुझे डेली इतना पढ़ना है, उसके बाद वीकली का भी मेरा टारगेट होता था, मैं उसको अचीव करने की कोशिश करती थी।
तो मैम ने जैसे कि बताया कि अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन आवर पे, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। लेकिन बच्चों में एक वो रहता है कि अरे मैम ने क्वालिफाई किया या सर ने क्वालिफाई किया तो हम कितने घंटे पढ़े, या मैम ने कितने घंटे। अच्छा, आप कितने आवर स्टडी करती थी फिर भी? सर मेरा 10 to 12 आवर्स हो जाता था सर डेली। कितने समय, मतलब मैम कितना टाइम आपने दिया? जैसे एमएससी के बाद से ही जब आपने की? एमएससी के बाद से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी इसकी, और फिर मैंने 2019 में एमफिल में एडमिशन ले लिया था डीयू में। तो उसके बाद तो टाइम कम मिलता था मुझे, लेकिन ये था कि मैंने एक बार मैं अपीयर हो चुकी थी एग्ज़ाम में, तो इसलिए मुझे आइडिया था कैसे क्या प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ था। लेकिन एमफिल में एनरोल होने के बाद मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाता था, पर फिर भी मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा फोकस करके इस पर ध्यान दे सकूँ मैं इस पर। तो मैम अच्छा, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन था? जैसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग मोटिवेशन होता है, तो आपका स्पेशली क्या मोटिवेशन था? जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो हम लोग का इंट्रो होता था सीनियर्स के साथ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे आपके सीनियर्स आपको जाने और आप भी अपने सीनियर्स को जाने। तो उस इंट्रो के टाइम पर ही मुझे पता चला था कि ISS एक इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक एग्ज़ाम होता है जो UPSC कंडक्ट कराती है, और मुझे हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का शौक़ था। मुझे लगता था मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि स्टैटिस्टिक के थ्रू भी जाया जा सकता है। जब मैंने एडमिशन लिया तब मुझे वहाँ से ये पता चला, तो तभी से मैंने अपना एम बना लिया था कि मुझे ISS ही ज्वाइन करना है। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि इन्होंने एक्चुअली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ये परंपरा भी रहा है कि सीनियर जूनियर वो गाइड भी करते हैं, तो मैम को कहीं ना कहीं वहाँ से एक मोटिवेशन मिला कि लोगों को पता चला, इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी। तो मैम अभी जैसे इंडिविजुअल बुक लिस्ट की हम लोग बात करें, एक एक पेपर की, तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे GS का जो फर्स्ट पेपर था तो उसके लिए आपने कैसे तैयारी की? GS के पेपर के लिए मैंने जो है NCERT हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए NCERT फॉलो करी थी 6 to 12 की, और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो की थी। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कोई बुक नहीं फॉलो करती थी। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते थे मैं उन्हीं को पढ़ती थी, और करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री में भी आते हैं और पॉलिटी में भी आते हैं। तो उसके लिए मैं विज़न के नोट्स फॉलो करती थी, जो मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन आता है। तो करंट अफेयर के लिए वो हो जाता था, और न्यूज़पेपर भी मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। तो जो है GS में ये मेरा स्टडी मटेरियल था पूरा। तो मैम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ती है तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे अननेसेसरी न्यूज़ होता है, तो और आपको तो स्पेशली उसमें जो स्टैटिक्स वाले पोर्शन हैं उसको कवर करना था, तो कैसे ये आप कहती थी कि मतलब ये हमें पढ़ना, ये नहीं पढ़ना? मैं बस फर्स्ट पेज पढ़ती थी जो है न्यूज़ के लिए, और उसके बाद जो इसका एडिटोरियल मुझे पढ़ना होता था, और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो होता था, इकोनॉमी का आता है पेज, वो पढ़ती थी मैं, क्योंकि वो मेरे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल था। बाकी पूरा पेपर मैं नहीं पढ़ती थी। मैम जैसे अभी आपने बोला कि पूरा पेपर नहीं आप पढ़ती थी, एडिटोरियल पढ़ती थी या स्टैट का जो पोर्शन था वो पढ़ती थी, तो इसके साथ कोई मैगजीन भी आपने फॉलो किया था? हाँ, पहले मैं मैगज़ीन फॉलो करती थी, प्रतियोगिता दर्पण, पर जब से कोविड आया था तो वो मैगज़ीन्स मिलना मुश्किल हो गया था, हार्ड कॉपी। तो उस टाइम पे मैंने करंट अफेयर फॉलो किया था, विज़न का जो मंथली कंपाइलेशन आता है, उसी से मैंने करंट अफेयर को जो है पढ़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको ये रहता है कि कोचिंग किया जाए ना किया जाए, एक डायलेमा में भी रहते हैं, और एक जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए पैसे की भी एक प्रॉब्लम होती है, लोअर क्लास के लिए भी। तो मैम आप क्या देखती हैं, कोचिंग की भूमिका कितनी है? मैंने खुद ये एग्ज़ाम बिना कोचिंग के क्रैक किया है, और जो है इसके लिए कोचिंग इतना ज़रूरी नहीं है, मुझे ये लगता है, क्योंकि सर कोचिंग में जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या पूरे क्लास को एक साथ ही पढ़ाते हैं आपको और ये अगर एग्ज़ाम कोई देना चाहता है तो उसको ग्रेजुएशन से ही इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है उसमें अगर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, तो ये एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक किया जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि कोचिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम जो इसमें 4 पेपर आपने शायद बताया, स्टैटिक्स के 4 पेपर होते हैं, तो उसके लिए कैसे तैयारी की जाए? जैसे अभी हमने GS की बात की, तो वो जो चारों पेपर हैं अगर एक एक करके हम लोग बात करेंगे तो क्या जो बच्चे भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, बहुत सारों के लिए, गर्ल्स के लिए भी आप निश्चित तौर पे मोटिवेशन है, क्योंकि गर्ल्स को अभी वो सुविधाएं नहीं मौजूद हो पा रही हैं जो बॉयज़ को दी जा रही हैं। खैर अभी ओलंपिक में बहुत सारे गर्ल्स ने इस धारणा को एकदम तोड़ने का प्रयास किया, तो मैम आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? सर स्टैटिस्टिक्स के 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें से पहले 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने स्टैटिस्टिक की बहुत ही अच्छी बुक है जो है गुप्ता एंड कपूर की आती है, और एक रोहतगी की आती है,
तो मैंने ये 2 बुक्स फॉलो किया था। और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते थे इसके ISS के IIT जैम कंडक्ट कराता है MSc के लिए, उसके पेपर्स होते थे, या गेट के पेपर होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो मैं उसको सॉल्व करती थी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये मैंने स्ट्रैटेजी रखी थी कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना और बुक से प्रैक्टिस करना। और डिस्क्रिप्टिव में जो 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव के होते हैं उसके लिए सब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो क्रैक करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उस पर रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश नहीं करी थी, उसमें सेलेक्टेड ही पढ़ा था, लेकिन उतना पढ़ा था जितना क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है, और उसको बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करी थी मैंने। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी दोनों स्टैटिस्टिक्स के लिए। जैसा मैम ने बताया कि स्टैटिक्स के लिए मैम की क्या रणनीति थी, तो मैम जैसे इंटरव्यू में जैसे बहुत सारे लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन किए गए, और बहुत सारे चैनल वाले वो अपना ऐसा कुछ चलाते रहते हैं एजेंडा कि ये क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया, और जो कोचिंग वाले हैं वो अलग से अपना मॉक करते रहते हैं। तो रियली आपसे किस तरह के क्वेश्चन वहाँ इंटरव्यू में पूछे गए मैम? मैं अभी दिल्ली गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन में वैकेंसी आती है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, मैंने उसमें अभी ज्वाइन किया है और मैं GTB हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। तो सबसे पहले तो मुझसे क्वेश्चंस मेरी वर्क प्रोफाइल ही पूछा गया था कि आप GTB हॉस्पिटल में क्या करती हैं, वहाँ पर क्या काम है आपका, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मैं MPhil कर रही हूँ DU से, तो उससे रिलेटेड मेरे क्वेश्चन, MPhil का टॉपिक मेरा बेजियन इन्फरेंस है, तो बेजियन इन्फरेंस से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद मुझसे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्लासिकल जो इन्फरेंस होता है और बेजियन इन्फरेंस, ये दोनों टॉपिक स्टैटिस्टिक्स से होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कुछ क्वेश्चन मुझसे रियल लाइफ में सर्वे से रिलेटेड पूछे गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए थे कि अगर आपको इस तरह का सर्वे कंडक्ट कराना हो तो आप कैसे करेंगी, या इस तरह का डेटा आपके पास है तो किस तरह से आप इसको जो है इससे एनालिसिस करेंगी, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। जी मैम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि ग्लास में आधा पानी भरा है इस तरह, तो इसको कैसे आप देखती हैं? इस तरह का कुछ फनी टाइप का करते हैं जैसे जिस तरह चैनल वाले चलाते हैं, या जो मॉक इंटरव्यू लोग करते हैं उस तरह का करते हैं, तो क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन था? नहीं, मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। हाँ, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपने इस बार ISS क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगी। जी। तो मैंने कहा था कि मैं अपनी PhD कंप्लीट करके फिर और जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके फिर से अप्लाई करूँगी UPSC के लिए ही, जो वैकेंसी आती है डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की। ओके मैम। तो मैम अभी आपको क्या लगता है कि जो मुकाम आपको हासिल करना था वो आप पा चुकी हैं? जी सर, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। जी ओके। तो मैम अभी जैसे कि आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे गर्ल्स भी अब तो मेडल ला रही हैं, तो अभी हमें लगता है कि इंडिया को इस तरह का जो एक जेंडर वाला भेदभाव है वो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारी गर्ल्स ने काफ़ी मेडल्स वहाँ पे लाए ओलंपिक में, पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा उनके मेडल भी हैं। तो मैम इसको अभी आप क्या कहना चाहेंगी जो गर्ल्स हैं जो तैयारी कर रही हैं, और निश्चित तौर पर आप उनके लिए एक मोटिवेशन है कि नौसीन मैम ने क्लियर किया है और मैम की स्ट्रेटजी उनके लिए कारगर होगी, तो आप किस तरह उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, जेंडर बाइजनेस जो है ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो है जो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, तो इसको ख़त्म करनी चाहिए। मेरे घर में कभी ये चीज़ नहीं रही, मेरे पेरेंट्स ने जो है सबको इक्वली सपोर्ट किया, और शायद यही वजह रही कि मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं कर पाती। और जो है कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, कुछ भी अचीव कर सकता है। आप उसके टैलेंट को इस बेसिस पे नहीं चेक कर सकते कि वो लड़की है तो नहीं कर पाएगी या लड़का है तो कर ही लेगा, ज़रूरी नहीं कि कौन कर ले। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो जो है उनको उड़ने देना चाहिए, लड़कियों को स्पेशली उड़ने देना चाहिए जितना हो सके, और देखिए फिर वो क्या करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर मेडल ही लाएंगी। तो मैम अच्छा, ऐसा आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि हम लोगों ने कवर नहीं कर पाया, और आपको लग रहा है वो पॉइंट एक स्टैटिक के स्टूडेंट को और एक जो ISS बनना चाहते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है, ऐसा कोई पॉइंट हम लोगों से छूट गया हो तो मैम आप उसे कवर कर सकते हैं? सर, एक ही है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए। आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ये एग्ज़ाम ईयरली होता है, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि लास्ट के 3-4 मंथ्स में पढ़ लूँगा तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। इस एग्ज़ाम का सिलेबस इतना बड़ा है कि बार बार रिविज़न करना होता है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि अब पेपर का नेचर बहुत डायनेमिक हो गया है। हर साल पैटर्न चेंज होता है, हर साल नए क्वेश्चन
इसमें आते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको जो है रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू मैम चैनल पे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जो व्यूअर हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे IAS PCS UPSC का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रदेश का हो, नेट JRF किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर अगला वीडियो ज़रूर कवर करेंगे। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।